डिफ्लेशन, डिइंफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। गुड इवनिंग। इतना लो गुड इवनिंग। नाश्ता नहीं करके आओ क्या? ऑडिबल है पीछे तक? सुनाई दे रहा साफ साफ? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ाई जो स्टार्ट किए हैं वो है क्या? सामाजिक क्षेत्र के बारे में। सामाजिक क्षेत्र क्या है? लोगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जो कि लोगों की दिक्कतों के बारे में, आर्थिक संकटों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गरीबी बेरोजगारी ऑलरेडी खत्म कर दी है, मुद्रास्फीति भी खत्म कर दिए हैं। बस एक दो पॉइंट्स बचे हुए हैं जो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है व्यापार चक्र के बारे में, कि संकुचन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन क्या होता है, मंदी क्या होती है। ऐसी परिस्थितियां अगर जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाती है तो सरकार उनसे निपटने के लिए क्या क्या प्रावधान अपनाती है, या फिर सरकार की कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं सरकार की मदद करती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये एक ऐसी चीज है जो कि सरकार के द्वारा लेके आई गई है। अब क्योंकि सरकार जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुन के भेजी जाती है? जनता के द्वारा। और जनता का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है ना,
जनता के जनसंख्या का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो क्या होता है, जरूरतमंदों का होता है, ठीक है। संपन्न लोग हमारे जनसंख्या में काफी कम होते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या की इस दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है, मुद्रास्फीति दर को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है, मतलब कि मुद्रास्फीति की टारगेटिंग की जाती है। इसके अंतर्गत क्या बोला गया, ये शुरू कब किया गया, 2016 में, ठीक है। 2016 के बाद क्या हुआ कि 2016 के बाद हम लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि मुद्रास्फीति दर, ठीक है ना, वो मैक्सिमम टाइम पे किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, रिटेल प्राइसेस पे। सबसे पहले जब हम लोग मुद्रास्फीति दर निकालते थे तो किस पे निकालते थे, WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग सेवा के क्षेत्र को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसी समस्याएं रह जा रही थी जिससे हम लोग जो उपभोक्ता से रिलेटेड समस्याएं थी उनको हम लोग दूर नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला अपनाया, जिसमें क्या रिटेल प्राइस के ऊपर हम लोगों ने काम किया, मतलब कि थोक मूल्य के बजाय हम लोगों ने क्रय मूल्य के ऊपर काम किया, ठीक है ना, CPI के अंतर्गत। उसके बाद क्या, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 2003 के बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इसके ऊपर निकलने लगा, हम लोग उत्पादन के स्तर के ऊपर जोड़ने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिनके आधार पे हम लोग इन्फ्लेशन रेट जोड़ रहे थे। तो सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, ये MPC जो है, MPC जो है, ठीक है ना, जो जिसका ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका कार्य यही है क्या, मुद्रास्फीति दर को कंट्रोल करना। इनको ये टारगेट दिया गया कि जो मुद्रास्फीति का दर हमारे देश में रहेगा उसको आपको पर 4 ± 2, ठीक है, मतलब कि इसकी अपर लिमिट कितनी होगी, 4 2 6, लोअर लिमिट कितनी होगी, इसके बीच में होनी चाहिए। अगर जो इसके नीचे है तो भी समस्या का कारण है, क्योंकि मुद्रास्फीति की कुछ मात्रा अर्थव्यवस्था में होना जरूरी है। एकदम से आप मुद्रास्फीति को एलिमिनेट कर दोगे तो ये भी आपकी अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। थोड़ी महंगाई होना भी जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष उत्पादन कर रहा है उसे अगर जो प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर वो मेहनत करना चाहेगा। अगर जो मेहनत नहीं करेगा तो आपके अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचेगी, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे नागरिकों के ऊपर। इसलिए सरकार जब भी काम करती है किसके आर्थिक कल्याण की काम करती है, नागरिकों के। आप समझ रहे हो। तो मुद्रास्फीति दर का एक सीमित दायरे में रहना हमारे लिए अति आवश्यक है, अगर जो हम लोग को ग्लोबलाइज स्टेज पे बाकी सारे देशों से कंपीट करना है। क्योंकि हमारा ये सिर्फ मोटो नहीं है कि इंडिया को हमको भुखमरी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है या फिर बेरोजगारी से निपटना, नहीं। हमें विश्व की वो अर्थव्यवस्था बननी है जो पहले नंबर पे हो, जहां का मानव संसाधन सबसे बेस्ट हो, जहां की जो लिविंग ऑफ क्वालिटी हो वो सबसे बेस्ट हो, जहां का वातावरण हो वो सबसे बेस्ट हो, जाकि जो भी व्यक्ति हमारे देश के राज्य क्षेत्र या फिर सीमा के अंतर्गत रहे उसकी जीवन प्रत्याशा ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। आप समझ रहे हो, वो ज्यादा दिन तक जिएगा, ज्यादा दिन तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था में बेहतर विकास होगा। तो जो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती है, 6 सदस्य का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसी कमेटी का कार्य होता है कि इन्फ्लेशन रेट के चढ़ते उतरते भाव को समय समय पे देखते रहना, और जब भी ये दिक्कत गड़बड़ होता है तो इसको मौद्रिक नीतियों के सहारे, ठीक है, मौद्रिक नीतियों के उस पे भरोसे इनको हम लोग संतुलित करते हैं। सरकार का काम है कल्याण करना। इसने किसको रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक। हर एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक रहता है जो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को संभालता है, मतलब कि उस देश और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष दुनिया, ठीक है। आप जब भी कोई अकाउंट खोलते हो तो आपके पास अकाउंट क्रेडिट होता है, कुछ अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है ना, आदान प्रदान होता है, ट्रांजैक्शन होता है। इसी तरह से क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जब मुद्रा का आदान प्रदान होता है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं, जिसके लिए हम लोग केंद्रीय बैंक को रखे रहते हैं। केंद्रीय बैंक का सिर्फ बाहरी रूप से देश को संभालने का कार्य नहीं होता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी होता है। मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां कौन लेकर के आता है, गवर्नमेंट लेकर के आती है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा लेके आई जाती है। लेकिन मौद्रिक नीतियां कौन लेकर के आता है, केंद्रीय बैंक। तो यही केंद्रीय बैंक, ये जो 6 सदस्य होते हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं,
यहाँ पे सुझाव देते हैं। इनका कार्य क्या रहता है? सुझाव देना। निर्णय जो भी होता है इस कमेटी के द्वारा वो बहुमत के आधार पे होता है, ठीक है, सदस्यता के। और इन द केस 3 वोट इधर चला गया, 3 वोट इधर चला गया, तो पदेन सभापति कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो वो अपना मत क्या प्रदान कर सकते हैं कि ठीक है, उनका मत ही आखिरी निर्णय के लिए पर्याप्त होगा। आप समझ रहे हो? सपोज दैट टाई हो गया वोटिंग में, आप वोटिंग करा रहे हो, 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें क्या टैक्स को कम करना चाहिए, 3 लोग कह रहे हैं टैक्स को बढ़ाना चाहिए, तो उसमें पदेन सभापति यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की जो रिकमेंडेशन होगी उसको हम लोग ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है। और क्या होता है, भारत में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना, लचीली होती है। और एमपीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? बेंचमार्क पॉलिसी रेट पढ़ाया था मैंने, बेंचमार्क पॉलिसी रेट, इसको कंट्रोल करना, रेपो रेट ये भी पढ़ाया था मैंने। मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत में ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आपको समझ में आ रहा है कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? जो मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां हम लोगों ने पढ़ी थी वो इसी सोशल सेक्टर को संभालने के लिए बनाई गई है सरकार के द्वारा और केंद्रीय बैंक के द्वारा। जो अर्थव्यवस्था द्वारा अलग अलग अर्थशास्त्री रिकमेंडेशन समय समय पे देते रहते हैं हमारी सरकार को, तो हम क्या करते हैं, कमेटियों का गठन करते हैं कि आप जाइए परिस्थिति का अध्ययन कीजिए कि जो अर्थशास्त्री हमें रिकमेंड कर रहा है अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या वो हमारे अर्थव्यवस्था पे सूट करेगा? क्योंकि अब जो भी अर्थशास्त्री है पर्टिकुलरली या तो वो अंडर डेवलप्ड नेशन से होगा या फिर डेवलप्ड नेशन से होगा, अल्प विकसित देश से होगा या फिर विकासशील विकसित देश से होगा, अमेरिका वगैरह। तो वो अमेरिका में रह के वो अमेरिका की परिस्थिति के हिसाब से नीतियों का निर्माण करेगा, तो हो सकता है वो हमारे इंडिया में सूट ना करे। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स अमेरिका में चलती हैं जो इंडिया में सूट नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमारी इन कमेटियों का काम ही होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था के अनुकूल ये सिस्टम है या नहीं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंतर्गत हम लोग यही एक सीमा बांध देते हैं कि इस निश्चित सीमा, इस दायरे के अंतर्गत में हमारी मुद्रास्फीति का दर होना चाहिए, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से आगे भी बढ़ाएगा और हमारे आर्थिक कल्याण के लिए भी मदद करेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति दर का कुछ स्तर होना अर्थव्यवस्था में भी अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब जब आगे हम लोग बात करते हैं कि मुद्रास्फीति से पर्टिकुलरली किन व्यक्तियों को लाभ होता है, किनको मतलब फायदा होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ने से जरूरी नहीं है सिर्फ जनता को नुकसान ही होगा, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग। अब सपोज दैट पेट्रोल, व्यापारी सब क्या करते हैं पर्टिकुलरली, आपको मैं बता रहा हूं, फूड, ईंधन, इन सब के मामले में क्यों इन सबों को साइड रखा जाता है कोर इन्फ्लेशन के मामले में? एक्चुअली में क्या होता है, सपोज दैट अभी क्या हुआ, गेहूं का पैदावार इस सीजन में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, हम लोगों ने क्या किया, गेहूं की कटाई की, वहां पे क्या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिया। अगले साल क्या हो गया, पूरे विश्व स्तर पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया, अचानक से उत्पादन स्तर घट गया। अब उत्पादन स्तर घटा हुआ है, तुरंत जैसे ही मांग आ गई हम सप्लाई कर देंगे तो हमारे दाम की वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी, हम वेट करेंगे, स्टॉक को होल्ड करेंगे, महंगाई का इंतजार करेंगे, और जैसे ही महंगाई का स्तर बढ़ेगा वैसे ही हम दे देंगे। अब पेट्रोल क्या है, पेट्रोल जो बेच रहा है पर डे उसको बेनिफिट कैसे होता है, डेली फ्लक्चुएशंस होती है प्राइस में। अब जो उसने तेल खरीदा था वो पर्टिकुलरली कुछ लोअर दाम पे होगा, जैसे ही दाम बढ़ा उसका जितना स्टॉक था पहले पुराने दामों पे, उस पे अब नए दाम मिलेंगे, नए प्रॉफिट मिलेंगे, आप समझ रहे हो। तो जो उत्पादन करता होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ऐसे पर्टिकुलरली लोग होते हैं, उनका मुद्रास्फीति में फायदा होता है। दूसरा कौन है, दूसरा है एम्प्लॉइज। ये महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है सरकार के द्वारा, ठीक है। जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनको अगर उनको देखते रहा जाता है कि परिस्थिति क्या है, अभी हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर पर्टिकुलरली सर्वाइव करने के लिए शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर एक परिवार को मिनिमम 10,000 रुपए खर्च करना ही पड़ेगा। तो वो क्या, मिनिमम जो सैलरी रखेगी सरकार ने वो 10,000 से ऊपर ही रखेगी, कम से कम जो हमारे लिए कार्य कर रहा हो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी कर ले, समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट सैलरी देने के पीछे ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा जो वर्ग है वो कौन है, देनदार। जैसे ये मैंने क्या बताया था, जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो पैसा देते हैं, साहूकार, जमींदार, ये सारे लोग क्या है, पहले जो दिए थे इंटरेस्ट रेट उसका कम था, अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट डबल हो गया है, तो वो फायदा होगा कि नहीं महंगाई की वजह से? तो महंगाई बढ़ने का कोई फायदा होता है। और जो बॉन्ड इशू करते हैं
ऐसी जो भी संस्थाएं, ऐसे जो भी व्यक्तित्व होते हैं जो बॉन्ड्स को इशू करते हैं, उनको भी मुद्रास्फीति दर बढ़ने से फायदा होता है। तो लिख लीजिए इनको, जो 5-6 लोग हैं इनको, मुद्रास्फीति दर बढ़ने से निम्न लोगों को मुद्रास्फीति दर के बढ़ने से निम्न लोगों को लाभ प्रदान होता है। पहला नंबर, व्यापारी व उद्योगपति वर्ग, व्यापारी व उद्योगपति वर्ग। यार पानी का बोतल लेके आया चलो कोई लग रहा है इस्तेमाल करिए। व्यापारी व उद्योगपति वर्ग। दूसरा लिखिए नियोक्ता, नियोक्ता एम्प्लॉइज, नियोक्ता एम्प्लॉइज। देनदार, तीसरा लिखिए देनदार, देनदार 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 अथवा ऋणकर्ता, ऋणकर्ता जी, देनदार जो देता है पैसे, जो आपको प्रदान करेगा, ठीक है। लास्ट लिखिए चौथा नंबर, बॉन्ड इशूअर, बॉन्ड इशूअर जो बॉन्ड इशू करता है। आदि। आगे लिखिए मुद्रास्फीति दर के बढ़ने से देनदार नहीं, ऋण, ऋण प्रदान करने वाले और देनदार, मतलब कि जो पैसे प्रदान करते हैं कुछ इंटरेस्ट पे। आप मार्केट में जाओगे ना तो कुछ ऐसी संस्थाएं मिलेंगी जो आपको कुछ गिरवी रख के इंटरेस्ट पे पैसे प्रदान करेंगे, वही सारे लोग हैं। अब सपोज दैट आपने मुद्रा ये बैंक का फायदा उठाया, ठीक है ना, उसमें क्या है, गोल्ड मोनेटाइज स्कीम, मतलब कि सोना गिरवी रख करके आप ले रहे हो। अब क्या हुआ, जब आपने सोना गिरवी रखा था तो सोने की वैल्यू कम थी, लेकिन जब आपने पेमेंट कंप्लीट करी है उस समय सोने की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो करंट वैल्यू के आधार पर मिलेगा। आप समझ रहे हो, यही फायदा होता है, समझ रहे हो। दाम बढ़ रही है सोने की, लेकिन फायदा भी हो रहा है जो जिसने निवेश किया है समय के हिसाब से। तो यही है, मुद्रास्फीति दर बढ़ने से निम्न लोगों को नुकसान होता है, निम्न लोगों को नुकसान होता है। पहला नंबर लिखिए स्थिर आय वाले लोग, स्थिर आय वाले लोग, समझ रहे हो आप, जिनकी इनकम लिमिटेड है और स्थिर है। अब उदाहरण के लिए आप देख रहे हो, ये जो ऑटो चालक वगैरह हो गए, सपोज दैट एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की ही आप बात कर ले रहे हो, ठीक है ना, किसी प्राइवेट संस्था के एम्प्लॉइज की ही बात कर ले रहे हो, उनको हमेशा हर साल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है, महंगाई भत्ता नहीं मिलता, उनको हेल्थ के लिए अलग से सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती है। क्या है, हमारे यहाँ लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, उत्पादन करता क्या देखते हैं, उनको जब भी श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, उन्होंने ऐड दिया 10 की जरूरत है, 100 अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मजदूरों को मजबूर में होकर के उनकी शर्तों को मानना पड़ता है। नहीं तो रूल क्या है कि हर साल आपके सैलरी में कम से कम 10% का इंक्रीमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि लगभग 10% तक आपके सारे मूलभूत आवश्यकताओं में मिलाकर के खर्च बढ़ ही जाना है हर साल, ठीक है ना। क्योंकि जो जब भी हम लोग मुद्रास्फीति नापते हैं, चाहे जीडीपी नापते हैं, चाहे किसी भी चीज को नापते हैं, तो एक हमारा जो आधार वर्ष के थ्रू नापते हैं, एक वर्ष को हम आधार बनाते हैं कि जैसे 2011-12 में टमाटर की कीमत सिर्फ 30 रुपए किलो रह रही थी, 2022 में ये कीमत 50 रुपए पहुंच गई है, मतलब कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है आधार वर्ष के हिसाब से। तो ये सारी चीजें तुलनात्मक तरीके से ये सारी चीजें हम लोग लेके आते हैं। तो जिसकी भी आय स्थिर है,
फिक्स है इनकम। अब सपोज दैट वो 100 ही रुपए अपने पूरी जिंदगी कमाएगा, लेकिन जब वो कमाना स्टार्ट किया था तो 100 रुपए में उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जा रही थी। लेकिन जब वो अपने उम्र के लास्ट स्टेज पे पहुंचा तो उसके 100 रुपए की वैल्यू एकदम कम हो गई। पहले क्या होता था ना, 100 रुपए अगर जो आप मार्केट में लेके जाते थे बहुत सारा सामान लेके आ सकते हैं। इस समय 500 रुपए चेंज कराओ, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिन तक चलता होगा, है ना। तो पहले जो पैसे की वैल्यू थी वो अधिक थी, हमें कम पैसे में ज्यादा सामान प्रदान किया जाता था। लेकिन अभी जो हालत है वो क्या है कि हमें कम सामान के लिए ज्यादा पैसे प्रदान कर रहे हैं। ये क्यों? मुद्रास्फीति के कारण, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा लिखिए वेतन भोगी वर्ग, वेतन भोगी वर्ग, वेतन भोगी वर्ग, वेतन भोगी वर्ग जो फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आय स्थिर है, मतलब कि उनके आय में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। वेतन भोगी में क्या है, उनके 3-4 साल बाद में पेमेंट रिवीजन होता है। आप देखोगे जरूर, पहले अगर जो एक बच्चा डिप्लोमा पास करके मार्केट में जा रहा है तो उसको 12,000 रुपए मिलते थे, तो इस समय उसकी कीमत 25,000 हो गई है। समझ रहे हो? समय के हिसाब से क्या वर्क फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो वेतन भोगियों में क्या होता है, कुछ समय अंतराल के बाद उनकी पेमेंट जो होती है रिवाइज होती है, रिवीजन किया जाता है, फिर से उनको बढ़ाया जाता है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मुद्रास्फीति को टैकल कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन नुकसान भी उन्हीं को होता है क्योंकि वो वेतन के ऊपर डिपेंड होते हैं। सपोज दैट वेतन उनका नहीं बढ़ा, मुद्रास्फीति दर लगातार बढ़ते जा रही है, तो उनको अपने कुछ चीजों की कटौती करनी पड़ेगी। पहले अगर वो 10 रोटी खा रहे थे, अब सोचेंगे 6 ही रोटी खाओ भाई, 4 रोटी मत खाओ, बचा करके चलते हैं, सेविंग करेंगे, ठीक है ना। दूसरा अगला जो होता है, तीसरा नंबर है बचतकर्ता का, ठीक है ना। बचतकर्ताओं का किस तरीके से नुकसान होता है, अब बताओ। आप सपोज दैट आपने सैलरी में से कुछ सेविंग करके रखते चले जा रहे हो कि 1 साल बाद मैं मकान बनवाऊंगा, चाहे 10 साल बाद। आप क्या होगा, 2022 में नौकरी ज्वाइन किए, आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है ना। आपने एक घर बनाने के लिए सोचा, घर बनाने में आपकी क्या है, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ रही। अरे यार 2 BHK फ्लैट बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा मोटा घर आपको झोपड़ी बनाना है, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा है, वो एक फिक्स सैलरी पा रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है हर महीने 10-10 हजार रुपए। लेकिन जब वो 2022 में घर बनाने के लिए प्लान किया था, उस समय क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब की कीमत कम थी। जमीन खरीद रहा था उसको 1 लाख रुपए मरना पड़ रही थी 2022 में, ठीक है। लेबर मजदूर उसको कम पड़ रहे थे, उस समय एक लेबर के ऊपर मात्र 500 रुपए उसको देना पड़ रहा था, ठीक। पूंजी बैंक के द्वारा लोन, ठीक है ना। मकान बनाने के लिए लोन वगैरह कुछ लोगे तो पूंजी को भी हम लोग साइड में रखते हैं। एंटरप्रेन्योर यानी कि इंजीनियर्स वगैरह, नक्शा बनवाओगे, इंजीनियर्स रखोगे, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए एक घर को कंप्लीट करने के लिए। तो इंजीनियर्स के ऊपर जो खर्च आ रहा था 10,000 रुपए। लेकिन 10 साल तक जब उसने सेविंग किया तो ये 10 लाख का ये सोच रहा था कि एकदम अपना वो लेकर के चलेगा टारगेट कि मैं सेविंग कर रहा हूँ 10 लाख, 10 साल बाद मैं घर बनवा लूंगा। लेकिन 10 साल बाद यानी कि 2032 में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है ना। क्या हुआ, आलू कह रहा हूं, बालू के खनन पे अभी ये बिल निकला था ना, क्या हो रहा था, जितने भी बालू के ठेकेदार होते हैं, ये करंट अफेयर का न्यूज़ है, ठीक है ना। जितने भी बालू के ठेकेदार थे वो क्या कर रहे थे, रिवर बेड के नीचे से बहुत ज्यादा सैंड्स निकाल ले रहे थे। इससे क्या हो रहा था, रिवर सिस्टम खराब होते जा रहा था, ठीक है ना। रिवर की जो साइड की टोपोलॉजी होती है वो बिगड़ते जा रही थी। तो जो हमारे पर्यावरण के बहुत कंसर्न था, जो साइड में आबादी बढ़ती जा रही थी, वो क्या मृदा कटान की वजह से बहुत सारे घर क्या पानी की चपेट में आ जा रहे थे। क्योंकि जब वो घर का निर्माण कर रहे थे तो पर्टिकुलरली पानी कम रह रहा था, बाढ़ के समय में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया, हमने बालू करके खनन करके उसको और गहरा कर दिया, ठीक है। तो सरकार ने क्या बालू खनन पे रोक लगा दिया, तो अचानक से बालू के दाम बढ़ जाएंगे, बिल्डिंग मटेरियल के दाम बढ़ जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट के दाम बढ़ जाएंगे। तो जो 10 लाख उसको लग रहा था मकान बनवाने में, 2032 तक इसकी कीमत लगभग 50 लाख पहुंच जाएगी। क्या वो मकान बनवा पाएगा? तो वो जो बचत करता है पर्टिकुलरली उसका मुद्रास्फीति पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से काम होता है। चौथा लिखिए, लेनदार, जो पैसे लेता है, लेनदार
लेनदार, लास्ट लिख लीजिए, बॉन्ड होल्डर्स। हाँ, जब आपने उधार लिया था तो मुद्रा की वैल्यू अधिक थी, जब आप उसको वापस करने जा रहे, देखो जब आप उधार लिए 100 रुपए उधार लिए, उस समय वो 100 रुपए में कुछ वैल्यूएबल सामान खरीद लेगा, ठीक है ना। अब अगर जो तत्काल आप उसको वापस करोगे तो 100 रुपए का कोई मतलब है, यही 100 रुपए आप 5 साल बाद वापस करो, जब इस 100 रुपए की वैल्यू नहीं है तो फायदा किसको हुआ। अब क्या हुआ, 4 साल पहले आपको 100 रुपए कमाने में ज्यादा मेहनत लग रही थी क्योंकि संसाधन कम थे, 4 साल बाद 100 रुपए एक आम चीज हो गई। पहले 8 आना 4 आना इनकी वैल्यू होती थी, चीनी चाय पत्ती सामान खरीदते थे लोग, आज 8 आना 4 आने की टॉफी भी नहीं मिलेगी। अब 25 साल पहले एक व्यक्ति मुझसे 8 आने अगर जो उधार लेगा तो अगर जो आज देगा तो उसको देने में आसानी होगी नहीं। तो जो भी लेनदार रहता है ना, पैसे लेने के लिए एक समय अवधि बनाता है, ठीक है ना, कि सर अगर जो आप मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं पैसे आपको 1 साल बाद लौटाऊंगा या 6 महीने बाद लौटाऊंगा। अगर जो उसमें मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है तो पैसे की वैल्यू घट जाती है, तो फायदा किसको होगा, जो पैसे लिया है, जो लिया है, ठीक है। और जब मुद्रास्फीति दर घट जाएगी तो किसको फायदा होगा, जो पैसे दिया है। कि मतलब कि पहले अगर जो 100 रुपए में वो 4 कप चाय पी पा रहा था, अब वो 100 रुपए में 10 कप चाय पी रहा है, 100 रुपए की वैल्यू ही बढ़ गई है। तो यहाँ पैसे के मूल्य से बात हो रही है, ठीक है ना, पैसे की वैल्यू की बात हो रही है। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं बता रहा हूं आप कैसे सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं जैसे मैंने अभी पैसा लिया, महंगाई बढ़ गई तो पेमेंट करना मुझे महंगा पड़ना चाहिए, यही ना, आप इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी आपने उधार लिया जब आपको आवश्यकता थी, ठीक है ना, तो जब आपने उधार लिया उस समय मुद्रास्फीति दर कम थी, आपने 100 रुपए में ज्यादा वस्तु खरीदा, ठीक है, आपने उधार लिया किसी चीज के ऊपर लगाने के लिए, निवेश करने के लिए, तो आपको वैल्यू 100 रुपए की अधिक मिल रही, लेकिन जब आप वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, उसमें मुद्रास्फीति दर अधिक है। अब जब वो जाएगा परचेस करने के लिए तो उसको नुकसान होगा कि नहीं। तो यही चीज है, परचेसिंग पावर पैरिटी कम हो जाती है, खरीदने की क्षमता ही कम हो जाती है। आप समझ रहे हो ना, पैसे की वैल्यू कम मिलेगी तो। आया समझ, अभी भी नहीं अच्छा बताओ। क्या हो गया, लेनदार, ठीक है ना, लेनदार पर्टिकुलरली एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसे की आवश्यकता है, ठीक है ना, पैसे की आवश्यकता मतलब उसको करेंटली पैसे की जरूरत है। मुद्रास्फीति जब भी बढ़ती है तो ये किस किस चीज को प्रभावित करती है, इसके दर जब भी बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ेगा तो सबसे पहली चीज किसको प्रभावित करेगा, परचेसिंग पावर पैरिटी लोगों की। दूसरी चीज मुद्रा की वैल्यू, ठीक है ना, महंगाई बढ़ेगी मतलब कि आपकी जो मुद्रा है वो वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब भी आप ये जो लेनदार है, जब भी पैसे की आवश्यकता इसको होगी तो दो चीजों के लिए होगी, या तो उसको किसी चीज में निवेश करना होगा या तो कोई चीज खरीदना होगा। तो जब भी वो परचेस करेगा तो उसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, मुद्रास्फीति दर बढ़ गई, इन दोनों को प्रभावित करेगी, ठीक है ना। जैसे ही इन दोनों को प्रभावित करेगी तो ये जो लेनदार है डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, इन्हीं दोनों चीजों से है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली उसके ऊपर
वो जिसको वापस करेगा पैसा उसके उसके लिए महंगाई दर बढ़ गई है, तो उसको नुकसान होगा कि नहीं? आपने सपोज दैट आपने सेविंग की 50,000 रुपए, ठीक है ना? जब आपने सेविंग की है 50,000 रुपए की, तब चीज वस्तुओं की कीमतें कम थी, ठीक है ना? आप 50,000 रुपए में ज्यादा सुविधाएं ले सकते थे, लेकिन जब आप उस 50,000 रुपए को खर्च करने के लिए निकले हो तो आपको वस्तुओं की कीमत अधिक मिल रही है। पहले आपको फ्रिज 10,000 रुपए मिल रहा था, 15,000 रुपए देना पड़ रहा है, तो 50,000 में आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। किस चीज की वजह से? मुद्रास्फीति दर की वजह से, दर बढ़ने की वजह से। तो आप समझ रहे हैं, जैसे ही दर बढ़ेगा तो किसको? लेनदार को नुकसान होगा, ठीक है ना? क्योंकि उसने पैसे लिए हैं और उसको ज्यादा प्रदान करना पड़ेगा, जो वो अपना वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है? अब जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या? व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल। हेडिंग डाल लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं। व्यापार चक्र एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था अप एंड डाउन होते रहती है, मतलब कि अर्थव्यवस्था के अंदर उतार चढ़ाव होते रहता है। अर्थव्यवस्था के अंदर उतार चढ़ाव को हम लोग मापने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, एक साल होता है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इनको हम 4 भागों में बांटेंगे। तो एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्वार्टर, एक तिमाही, ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं हर तिमाही में हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी क्या होता है? अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, होता क्या है? अरे आराम से हाँ, फाइनल वैल्यू क्या होता है? एक देश की सीमा के भीतर, एक देश की सीमा के भीतर टोटल जो इसके अंदर मौजूद नागरिक और विदेशी दोनों, ठीक है ना, एक राज्य क्षेत्र सीमा के अंतर्गत कितने टाइम पीरियड के लिए? एक साल के लिए। तुलना के लिए हम लोग क्या लेते हैं? अभी कितना है? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग जो है जीडीपी निकालने के लिए बेसिकली अभी आधार वर्ष जो इस्तेमाल कर रहा है वो 2011-12 कर रहा है। हालांकि क्या हुआ था कि 2011-12 की अपेक्षा जो हम लोग निकालते हैं हर चीज को तुलना करके, हमें उतनी एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाती, क्योंकि जो हम तुलना करने के लिए वर्ष रखे हैं ना, आप देखो 10 साल पहले का है, ठीक है ना? तो तुलना हमारा बहुत अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए क्या सरकार ने सोचा था 17-18 को रिवाइज करेंगे, 2011-12 को रिवाइज करके 17-18 डालेंगे, ताकि हम लोग करेंट डेटा से रिलेट कर सकें। अब जितना आप नजदीक के डेटा से कोरिलेट करोगे उतना आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी, एक्यूरेसी लेवल ज्यादा रहेगी,
ठीक है ना। तो इसलिए क्या करती है, तो ये अभी रिवाइज नहीं हुआ, अचानक से कोविड-19 फिर वॉर वगैरह लाइक सिचुएशन आ गया, सप्लाई चेन डिमांड टूट गई थी, ठीक है ना, डिमांड सप्लाई नेटवर्क पूरा ठप हो गया था, पूरा विश्व इस समय असंतुलित है, ठीक है ना। अभी गलती से एक न्यूक्लियर वार अगर जो हो जाए तो फिर तो समझ जाओ कि हमको रिकवर करने में कम से कम 60 से 70 साल लग जाएंगे। एक युद्ध एक देश को 10 से 15 साल पीछे लेकर के जाता है। जितना डिफेंस में हमारे विश्व में खर्च होता है, ठीक है ना, 10 बिलियन कितना, मैं एक जगह स्टडी कर रहा था कि जितना मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में निवेश होता है उसका 10% पार्ट जो होता है वो डिफेंस में सिर्फ जाता है पूरे वर्ल्ड का। समझ रहे हो, हर एक देश चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको अपनी सुरक्षा के लिए काम करना ही है, भले से उसके लिए इंपॉर्टेंट है। किंग जॉन उनका आप उदाहरण ले लीजिए, एक तानाशाह है, उसके देश में सबसे पहले आवश्यकता क्या है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, परंतु वो क्या करेगा, सबसे पहले डिफेंस को देखेगा। क्यों, उसका सवाल है। अब वो तानाशाह वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। हम पर्टिकुलरली एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो संतुलित रहे, जहां पे मानव संसाधन क्या अच्छी तरीके से विकसित हो सके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, इन सारे सिस्टम पे ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है, उत्पादन पे ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ताकि हम सिर्फ ग्रोथ न करते रह जाएं, हम डेवलप्ड भी हों। अगला जो भी हम विकास करें, जैसे अब तक जो भी हम टेक्नोलॉजी साइंस जिन भी चीजों का हम लोगों ने डिस्कवरी किया है, इन्वेंशन किया, हम लोगों ने इस तरीके से किया है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कि नेचर को एक्सप्लॉइट करना ही पड़ेगा, इन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना ही पड़ेगा। बिना इनका शोषण किए हुए आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते हो। तो अब जो हमारी पीढ़ी आ रही है उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके का इन्वेंशन करके आए जो कि हमारे अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव न डाले। जीडीपी पर्टिकुलरली क्या होता है, एक देश की सीमा के अंतर्गत वहां पे रहने वाले लोगों के द्वारा, वो चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी, अगर वो सीमा क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो वो उसी देश का उत्पादन माना जाएगा। एक आधार वर्ष की तुलना में, ठीक है ना, एक साल के भीतर जो फाइनल उत्पादन हो रहा है उसकी जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है ना, ये फाइनल वैल्यू क्यों लेते हैं हम लोग, ताकि बार बार वैल्यू एडिशन पे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फर्स्ट जीडीपी वगैरह मैंने नहीं पढ़ाया क्या? अच्छा ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग जो है, ठीक है ना, वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाला फिलहाल फॉर्मूला यूज कर रही है। हर एक स्टेज पे हम लोग क्या जोड़ते रहते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग को एक्यूरेट डेटा मिल सके। अब क्या है, जब भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जीडीपी लगातार बढ़ते रहती है लेकिन ग्रोथ रेट पर्टिकुलरली पहली बार डाउन होती है। जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब जैसे बेस ईयर 2010-11 में हमारी जीडीपी मान लीजिए 100 थी, ठीक है, अब 2013-14 में कितनी पहुंच गई है, 107, जो इस उत्पादन स्तर है वो 7% बढ़ गया। ये हम लोग कह सकते हैं, जितना हमारा उत्पादन का स्तर बढ़ा वही हमारी जीडीपी हो जाती है। सपोज दैट 2011-12 में बेस ईयर के आधार पे हमने टमाटर का जो वैल्यू लिया था वो क्या 10 रुपए किलो लिया था। अब वो 10 रुपए से हम लोग कंपेयर करेंगे, आप समझ रहे हो ना, उसको 100 के बराबर रखेंगे, वो 100% है, ठीक है। अब उस परसेंटेज में जितनी प्रोडक्शन इंक्लूड होगी वही हमारा होता है जीडीपी। जीडीपी क्या हो गया, अब एक तिमाही में जीडीपी मान लीजिए 100 है, दूसरी तिमाही में 105 है, तीसरी तिमाही में 108 है। तो आप देखोगे 100 से हम लोग 105 है, हम बढ़ रहे हैं, हमारा उत्पादन स्तर बढ़ रहा है। 105 से 108 में गए, हमारा उत्पादन स्तर बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था रुक रही है नहीं, उत्पादन स्तर कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन जो हमारे वृद्धि करने का दर था, आप यहाँ पे देखोगे 100 से 105, यहाँ पे जो आपने वृद्धि करने का दर अपनाया था वो कितना था, 5% का था। लेकिन यहाँ पे 105 से 108 मतलब 5 से 8 3% पे आ गए, मतलब कि आपकी जो वृद्धि हो रही थी उसमें 2% की कमी आ गई है। तो कभी भी किसी तिमाही में फर्स्ट टाइम ऐसा सिनेरियो होता है, ऐसी घटना घटती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो डाउन, ठीक है, धीमा पड़ना। अर्थव्यवस्था कहते हैं कि अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है, कि जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे थे उस गति से अभी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया।
दूसरे कॉन्सेप्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात नहीं होती, यहाँ पे जीडीपी कम होता है, समझ रहे हो आप? स्लो डाउन के अंतर्गत उसमें क्या हुआ, धीमा पड़ना, मतलब कि जो वृद्धि करने की दर थी हमारी वो पर्टिकुलरली कम हो गई है। उत्पादन स्तर में कमी नहीं आ रही है। पहले हम हर महीने 10 डस्टर बना रहे थे, तो 10 डस्टर बनते जा रहा है, 10 के जगह अभी 8 ही बना है, ठीक है ना। तो जो 2 डस्टर में कमी आई है, जो वृद्धि दर में, जो वृद्धि के दर में कमी आई है, फर्स्ट टाइम जब पहली बार तिमाही में ऑब्जर्व किया जाता है, स्लो डाउन होता है। लेकिन जब जीडीपी का ही दर पहली बार घट जाता है, सपोज दैट ये 108 है, T4 में ये कितना चला गया, 105, समझ रहे हो? जो उत्पादन का स्तर था अब उसी में कमी आ गया, तो ये सोचने लायक चीज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, संकुचन की, मतलब पहली बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इकोनॉमी के अंतर्गत। आप पहले स्लो डाउन में आप बढ़ रहे हो, लेकिन क्या जो पहले आप तेजी से बढ़ रहे थे, आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है ना। और क्या कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्या है, आप बढ़ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, आपका उत्पादन फ्लैट हो गया, कर्व जो आपका फ्लैट हो गया। अभी मैं ग्राफ बताऊंगा आपको, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्लो डाउन के अंतर्गत बेसिकली क्या हो जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे चल रही है, ऐसे तेजी से बढ़ रही है, अचानक से धीरे हो जाती, नीचे नहीं हो जाती। ये वाला जो पोजीशन होता है ना, ये स्लो डाउन होता है। क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए जो बढ़ने की प्रोपोर्शन है, आप देखो बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे क्या हो गया है, यहाँ पे जो वृद्धि दर है वो कम हो जा रहा है, पर्टिकुलरली स्लो डाउन के सिचुएशन में। अब जब ये कर्व फ्लैट होता चला जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, इसी चीज के स्तर को हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे उत्पादन का स्तर भी कम हो जाएगा, जीडीपी पहली बार तिमाही में कम महसूस होगा, ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, संकुचन। संकुचन की परिस्थिति सोचने लायक होती है। यहां से क्या हमें अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जो ये परिस्थिति लगातार सस्टेन करती रहती है, मतलब कुछ अवधि तक लगातार चलती रहती है, 2 तिमाही, 3 तिमाही, 4 तिमाही तक अगर जो चलती रहेगी, तो यही कंडीशन आगे चल के प्रतिसार में परिवर्तित हो जाती है। प्रतिसार क्या, रिसेशन, ठीक है ना। रिसेशन की स्थिति में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट तेजी से भागने लगता है, उत्पादन के स्तर में कमी आने लगता है, डिमांड सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है ना। तो रिसेशन जो तीसरे टाइप का जो बिजनेस साइकिल है, प्रतिसार, इसके अंतर्गत क्या है, जीडीपी आपकी लगातार गिरती चली जाएगी, आपका जो उत्पादन का स्तर है वो लगातार गिरता चला जाएगा। जैसे कि आप अगर जो कंट्रोल करने की इसको कोशिश नहीं किए, कंट्रोल कैसे करोगे आप, मौद्रिक नीतियों और राजनीतिक नीतियों के द्वारा। तो वो भी अभी आगे डिस्कस करते हैं कि इन अर्थव्यवस्था में अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या क्या उपाय अपनाते हैं। सॉरी, एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं इन सारी चीजें। एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन भी पूछे थे ना तुम अभी। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, पहली बार यहाँ पे ये वाला एरिया, हाँ हाँ बस 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 यही स्लो डाउन के जस्ट बाद, ठीक है ना। तो आप देखो इस ग्राफ को जब आप स्टडी करोगे, ग्राफ है किसके किसके बीच में, प्राइस और जीडीपी, और हम लोगों ने आयाम क्या लिए हैं, जो डायमेंशंस लिए हैं जिनके बीच में हम लोगों ने ग्राफ को डिनोट किया है, वो क्या है, समय और जीडीपी एंड प्राइस। तो जब भी आप प्राइस की बात करोगे, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, समय के साथ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था यहाँ पे देख रहे हो तेजी से बढ़ रही है, यहाँ तक तो चीजें नॉर्मल है, अर्थव्यवस्था में सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही है, समय के साथ जितनी मांग की आवश्यकता है हम प्रदान करते जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ते जा रही है, जो हमारा वृद्धि दर है वो हर तिमाही पे कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है, वृद्धि दर जो है। जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं, ग्रोथ रेट हर समय बढ़ते जा रहा है, कहां तक, यहां तक की परिस्थिति में, ठीक है। सबसे पहली बार जब ग्राफ क्या होता है, फ्लैट होना शुरू होता है, ठीक है ना, मतलब कि झुकना शुरू होता है, जैसे ही सॉरी देखिए, जैसे ही सबसे पहली बार ग्राफ जो होता है टर्न करता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्लो डाउन होता है। यहाँ पे क्या ग्रोथ रेट हमारी फर्स्ट टाइम पहली तिमाही में क्या ऑब्जर्व करी जाती है, नकारात्मक, नेगेटिव होता है जो हमारा ग्रोथ रेट होता है, मतलब जिस वृद्धि से हम लोग आगे बढ़ रहे थे उस वृद्धि से नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या, वृद्धि दर कम होने के बाद क्या हमारी उत्पादन का जो स्तर है वो भी सामान्य हो गया। यहाँ पे आप देखोगे हमारा कर्व जो है फ्लैट है, ये लग नहीं रहा होगा बट ये थोड़ा सा फ्लैट है, फ्लैट लग रहा है ना, समझ जाना, ठीक है ना, ये लग नहीं रहा पर यहाँ पे फ्लैट है। ये कौन सी कंडीशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। जब पहली बार जीडीपी का स्तर नीचे आने लगता है, मतलब जीडीपी का आपका जो उत्पादन का स्तर वो नकारात्मक हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन वाली स्थिति लगातार हो जाती है, समझ रहे हो आप, आपकी अर्थव्यवस्था लगातार क्या गिरने लगती है, सिकुड़ने लगती है, ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिसाद, ठीक है ना, रिसेशन। और जब रिसेशन के साथ डिफ्लेशन आने लगता है, डिफ्लेशन एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें क्या होता है, जो वस्तु और सेवाएं होती है उनके मूल्य घटने लगते हैं। ये ऐसी परिस्थिति होती है, उत्पादन करने में जितना आपने फैक्टर कॉस्ट लगाया था, लागत मूल्य लगाया था, उसको भी वसूल करना मुश्किल हो जाता है। डिफ्लेशन ऐसी परिस्थिति है जिसमें मुद्रा की वस्तु विशेष की वैल्यू ही गिरने लगती है। महंगाई में, इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, दाम बढ़ने लग रहा है, लेकिन ये उससे भी बुरी स्थिति होती है, वस्तु का दाम गिरने लगता है निर्धारित स्तर से। अब क्या है, ये किसानों वगैरह की कंडीशन में एमएसपी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट सरकार क्यों लेकर के आई, वो क्या कही कि एक मिनिमम स्तर पे उनको हेल्प प्रदान करना जरूरी है, ठीक है ना, उनको सुविधा प्रदान करना जरूरी है, क्योंकि किसान बेसिकली क्या, अगर तो फैक्टर कॉस्ट में कम करेगा तो उसको उत्पादन के ऊपर बेहतर लाभ होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग रखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो डिप्रेशन, ये ग्राफ के थ्रू आप लोग समझ रहे हो। प्राइस देखो आप लोग, प्राइस की स्टेबिलिटी क्या होती है, जो इन्फ्लेशन होता है, आप यहाँ पे देखो रिसेशन तक के स्तर में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है जी, रिसेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था में जब ग्रोथ रेट कम होता है, स्लो डाउन होता है, ठीक है, उसके बाद जब फ्लैट होने लगता है, जब हमारा उत्पादन का स्तर नकारात्मक होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन कहते हैं। और जब ये संकुचन वाली स्थिति लगातार तिमाहियों तक आगे बढ़ने लगती है, ठीक है ना, मतलब कि संकुचन हो ही रहा है, ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिसाद, मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्था नकारात्मक उत्पादन लगातार कर रही है, मतलब कि उत्पादन का, अगर तो पहले आप 10 डेस्टर बना रहे थे, फिर 8 डेस्टर पे आ गए, 8 से फिर 6 डेस्टर पे आ गए, 3 पे आ गए, 2 पे आ गए, 2 भी बेचना मुश्किल है। तो आप जो 2 डेस्टरों को बनाए और 10-10 रुपए में आप कहोगे भाई 5 रुपए में ही खरीद लो, ये जो 5 रुपए वाली खरीदने की स्थिति में जो आ गए, यही मंदी है, जिसमें रिसेशन प्लस डिफ्लेशन ये दोनों एक साथ होता है। डिप्रेशन जो स्थिति होती है, यानी कि मंदी जो परिस्थिति होती है, इसमें रिसेशन प्लस डिफ्लेशन
ये दोनों कंडीशन एक साथ आ जाती है, ठीक है ना। लिख लीजिए थोड़ा सा, मंदी हेडिंग डालिए, मंदी ग्राफ बना लीजिएगा, ये इसके नीचे लिखना शुरू करिएगा। हो गया, ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए। इसमें रिसेशन की स्थिति, इसमें मंदी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें रिसेशन की स्थिति बनी रहती है, इसमें रिसेशन की स्थिति बनी रहती है, लेकिन साथ में वस्तुओं की कीमतें, लेकिन साथ में वस्तुओं की कीमतें कम होने लगती हैं, वस्तुओं की कीमतें कम होने लगती हैं, अर्थात रिसेशन के साथ, रिसेशन के साथ डिफ्लेशन की परिस्थिति, यहां लिखा हुआ हूं रिसेशन डिफ्लेशन दोनों, रिसेशन के साथ डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति काफी गंभीर मानी जाती है, यह स्थिति काफी गंभीर मानी जाती है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी तेज गति से फैलने लगती है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी तेज गति से फैलने लगती है। बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा कारण नीचे की ओर पाई जाने वाली वेज स्टिकीनेस, यहां पे लिखा हूं, वेज स्टिकीनेस होती है, वेज स्टिकीनेस होती, बता रहा हूं, ठीक है। वेतन स्थिर हो जाती है। सपोज दैट, आप देखिए क्या होता है, मैं एक संस्था के साथ काम कर रहा हूं, सपोज दैट मैं टाटा में गया, तभी मार्केट में गया, टाटा में मैंने एक नौकरी ज्वाइन करी। अब टाटा का प्रोडक्शन लेवल हर साल बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे वो प्रॉफिट कमाते जाएगा, उसके प्रॉफिट में बेनिफिट आते जाएगा, वो अपने कर्मचारियों को बेहतर पेमेंट देगा, हर साल इंक्रीमेंट भी देगा। सपोज दैट टाटा है, हर साल 10% का इंक्रीमेंट बांध रखा है अपने एम्प्लॉइज के लिए कि आप अगर जो टाटा के लिए काम कर रहे हो, अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो बदले में आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आपके परिवार की, आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की जिम्मेदारी हमारी, प्लस जो आपको सैलरी प्रदान की जा रही है उसमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट हम देंगे। टाटा ने ये टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर लिया, लेकिन क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में अर्थव्यवस्था अचानक से मंदी का दौर आ गया। मंदी के दौर में क्या हो रहा है, डिफ्लेशन होने लग रहा है, मतलब कि टाटा जो उत्पादन करते जा रहा है उसको उत्पादन के स्तर भर का भी लाभ नहीं हो रहा है।
अब ये बताइए, जिस उत्पादन करने वाली कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका उत्पादन का स्तर भर का भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या आपका वेतन बढ़ेगा? समझ रहे हो ना? तो क्या होता है ना, वेतन वहीं पे रुक जाता है, अगर जो घटता नहीं है तो बढ़ता भी नहीं। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेज स्टिकीनेस, जहां पे वेतन स्थिर हो जाती है। समझ रहे हो आप ना? तो मंदी के दौर में ये चीज बहुत ज्यादा देखा जाता है। 1929 की जब आप बात करोगे, मंदी सबसे पहली बार कब देखा गया था? 1929 में पश्चिमी सभ्यताओं में, वेस्टर्न कंट्रीज में। उसके बाद कहां पे? यूएसएसआर, ठीक है ना? यूएसएसआर में जब जॉन मेनार्ड केन्स और ये ऑस्कर लिंच की थ्योरी आई थी कि आप सिर्फ या तो समाजवाद वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते हो, या तो सिर्फ मार्केटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। अगर जो आप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अपना रहे हो तो आपको आर्थिक कल्याण के लिए करने के लिए कुछ जो मूलभूत आवश्यकता है वो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, अगर जो जनता के बारे में सोचना है तो। क्योंकि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होगी उनका सबसे मूलभूत कारण क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। वो क्या समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं। जो सक्षम रहे, आसानी से खरीद लेंगे, उनके लिए मुद्रास्फीति दर क्या है? मेरी सैलरी अगर जो बहुत अधिक रहेगी कि चीजों का दाम जो 2-4 रुपए बढ़ भी जाता तो मेरी सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर जो मेरी सैलरी बहुत कम है, अगर जो माइन्यूट भी दाम बढ़ रही है चीजों की, बहुत सारे मैक्सिमम लोग मैं अपने आंख के सामने देखा हूं कि गाड़ी छोड़ करके अब साइकिल पे आ गए। मैं ये सीरियसली एस्पेक्ट देख रहा हूं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़नी चाहिए, ये घट रही है। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें क्यों होती है? मंदी की वजह से। जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निगेटिव ग्रोथ होता है, इसकी वजह से। ठीक है, आगे लिख लीजिए। इसका अर्थ यह होता है कि वेज स्टिकीनेस की बात हो रही है। इसका अर्थ यह होता है कि इसका अर्थ यह होता है कि मजदूरियां और वेतन अपने चालू स्तर से नीचे आ जाते हैं। मजदूरियां और वेतन अपने चालू स्तर से नीचे आ जाते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बेल्ट डाउन का। जी, क्या कोई प्रॉब्लम? बेल्ट डाउन। देखिए अब क्या हुआ, मार्केट में किसकी बात हो रही है? स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट हम लोग पढ़ लिए, हम लोग खत्म कर लिए। बुल्स बियर वगैरह ये सारी चीजें हमको देख ली हैं। हाँ, तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। देखो, स्टॉक मार्केट जो होता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब ग्रोथ और जीडीपी की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे सेक्टर की जो पूंजी निर्माण कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो स्पेसिफिक उसके क्या पर्पस था? पूंजी का निर्माण करना। पूंजी का निर्माण होगा तो क्या आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल बढ़ते रहेगा। तो जब भी आपके अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट ही कोलैप्स कर जाएगा, ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? बेल्ट डाउन। ठीक है ना? आपके देश की अर्थव्यवस्था की स्टॉक बाकी सब कुछ सही, उत्पादन वगैरह सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट ही कोलैप्स कर गया। स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा मतलब पूंजी का निर्माण नहीं होगा। पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो निवेश में कमी आएगी। निवेश में कम आएगी तो उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में कमी आएगी तो फिर आय में कमी आएगी और लोगों का आर्थिक कल्याण ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब भी अर्थव्यवस्था के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है या फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या मंदी का प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसी और ये कब होता है? जब यूएसए अपनी नीतियों में बदलाव कर देता है। अचानक से कोई आपदा आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई, महामारी आ गई, सप्लाई चेन नेटवर्क बिगड़ गया, युद्ध हो गया। मतलब कि ऐसे डिजास्टरस कंडीशन जिनको संभालने में हमको मेहनत लगेगी अपने। अभी आप क्या है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में भागोगे। ठीक है ना? और जैसे ही उसको पढ़ने के बीच में क्या हो गया, आपके बीच की जिम्मेदारी आ गई कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, पहले आपको पैसे कमाने हैं, उसके बाद आप प्रिपरेशन में जाओगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो जो आप कैजुअली यूनिडायरेक्शनल होकर के कर रहे थे, एक आयामी होकर कर रहे थे, वो आप फ्रीक्वेंटली कई जगह नहीं करते। वो बात अलग है कि आप एक स्किल्ड प्लेयर हो, अपने माइंड को इस तरह से डिजाइन कर लियो कि आप एक साथ कई चीजें हैंडल कर सकते हो, तो फिर फॉर गुड एंड बेटर है कि नहीं?
मेल्टडाउन की कंडीशन यही होती है। अब इन सारी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक पैकेज लेकर के आया जाता है, जो कि पैकेज होता है मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों का कंबाइंड पैकेज। इसी कंबाइंड पैकेज को हम लोग बोलते हैं प्रोत्साहन, स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस पर्टिकुलरली क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, जब भी अर्थव्यवस्था क्या है ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, सरकार जो है हस्तक्षेप करती है। वो क्या करती है, स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करती है। स्टिमुलस पैकेज क्या जी, अगर मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन दोनों शामिल हो गए तो क्या होगा? मुद्रास्फीति और मुद्रासंकुचन दोनों अगर अर्थव्यवस्था में साथ ही होंगे तब मुद्रा संकुचन, ठीक है, इसकी इन्फ्लेशन होता है। मुद्रास्फीति, ये जो आप पूछ रही हैं, मैंने क्या डिस्कस किया था 1970 के पहले जो हमारी कॉन्सेप्ट थी मांग आधारित थी, तो मुद्रास्फीति जब भी उठेगी बैठेगी तो ये सप्लाई चेन नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। और 1970 के बाद क्या था, मौद्रिक स्कूल आ गया था, उसके अंतर्गत हम लोग क्या मुद्रा के आधार पे यानी कि कैश फ्लो के आधार पे, मुद्रा जब भी मुद्रा का सप्लाई कम होगा, जब भी मुद्रा का सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, परचेसिंग पावर पैरिटी कम होगी, घट जाएगी, तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली घटेगी। अब डिमांड ही कम हो जाएगा तो सामान का दाम घटेगा। समझ रहे हो आप कोरिलेशन? तो यही 1970 के पहले 1970 के बाद वही कोरिलेशन है। ये डिमांड के ऊपर आप कह सकते हो मुद्रास्फीति, और ये क्या मुद्रा संकुचन जो है मनी सप्लाई नेटवर्क के ऊपर, कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, कितना साथ सृजन कर रहे हो। ये बना लिया ना, डिलीट कर दूं, मतलब मिटा दूं। कल से फॉरेन सेक्टर शुरू करूं नेक्स्ट लेक्चर से, कि कृषि वगैरह पहले कर दूं? देखो उसमें क्या, फॉरेन सेक्टर के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगी, ठीक है, डॉलर में एक्सचेंज रेट वगैरह आ जाएगा, वो सारी चीजें स्विफ्ट वगैरह जितनी मतलब कि से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, थोड़ा सा लंबा चलेगा चैप्टर, ठीक है ना। और कृषि वगैरह अगर जो शुरू करूंगा तो कृषि के साथ ही तुम्हारा ये जो सब्सिडी का बॉक्सिफिकेशन वाला है, ठीक है, और उसके बाद फिर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल मतलब इन्वेंशन हुआ वो सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, उससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे जो एरियाज हैं वो मेन से रिलेटेड है कंप्लीटली, ठीक है ना। और ये जो एक्सटर्नल सेक्टर में बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल सेक्टर जो प्री ओरिएंटेड है, तो अगर जो आप एक्सटर्नल सेक्टर खत्म कर दोगे तो आपका प्री का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिर्फ मेंस का ही पोर्शन बचा रहेगा। आप समझ रहे हो ना। हम लोगों ने पहला चैप्टर आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देखोगे ना तो उसमें समझ जाओगे, ठीक है ना। जहां पे जिस टॉपिक में दिक्कत होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स से रिलेटेड सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे मेंस ओरिएंटेड हैं। तो मेंस ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं डेली आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर के टॉपिक्स के बाद ही, तो आप लोग अगर लिख के दोगे तो मैं उसमें मॉडिफाई करके दे दूंगा। अब हम लोग जो चीज डिस्कस, सर अगर हम आईएमएफ से एसडीआर में लोन ले रहे हैं तो उसे एसडीआर में देके रुपये हम दे सकते हैं? नहीं एसडीआर में देना पड़ेगा। हाँ, जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से आप करोगे ट्रांजैक्शन, तो उसमें आप किसकी मदद लोगे, अपने केंद्रीय बैंक का। और जो आपका केंद्रीय बैंक रहता है वो क्या फॉरेक्स सिस्टम देखता है, फॉरेक्स रिजर्व देखता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट संभालना उसका काम रहेगा, ठीक है। तो लोकल करेंसी में आप उसके साथ आदान प्रदान नहीं कर पाओगे। तो वो जो करेंसी का आप इस्तेमाल कर रहे हो यूनिवर्सल करेंसी अब बन गया है, पर्टिकुलरली कई अर्थव्यवस्थाएं उसका इस्तेमाल लेन देन। अब सपोज दैट कि गोल्ड का इस्तेमाल जब रशिया कर रही थी उसने डॉलर को ही हटा दिया, रूबल को ही हटा दिया, तो एक अलग ही ट्रांजैक्शन का मेथड। अभी मुद्रास्फीति तक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, रुपए की कीमत ही खत्म हो जाए, पता चले हमको 1 किलो चीनी लाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लेके जाना पड़ रहा है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, सोने का सिक्का उठाओगे, जाओगे पूरे घर की शॉपिंग करके, आपने मेथड ही चेंज कहा। रुपया रूबल का व्यापार हो रहा है रशिया के साथ, हाँ, तो अभी ये भी तो एक हुआ ना, हम लोग डॉलर को छोड़ के और लोकल करेंसी में अपना T+2 सेटलमेंट है, समझ रहे हैं ना, दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच का सेटलमेंट है।
ये ग्लोबलाइज नेटवर्क नहीं है। ये जो क्वेश्चन का आधार पूछ रहे थे ना, ये ग्लोबलाइज नेटवर्क के आधार पर पूछ रहे थे कि एक सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग जब अगर जो लोन बोरोइंग कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बोरोइंग कर रहे हैं और वहां पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यापार में क्या होता है, थोड़े समझौते हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, मिल करके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं जी। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉलर की निर्भरता एकदम देख लीजिए। देखो, डॉलर को चूज करने का हमारा ये कारण होता है ना कि डॉलर अब क्या है, सबसे स्थिर किसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कह सकते हैं तो यूएसए की अर्थव्यवस्था कर सकते हैं। तो इसकी मुद्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉलर भी वही है जो रुपी है, आप समझ रहे हो ना। लेकिन क्या डॉलर जो है डीएम साहब बन गया है, रुपी अभी कलर की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब यही अब डॉलर, अब हम ये सोचेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोल दे जाएंगे रुपये की जगह डॉलर प्रिंट कर, नहीं, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। वहां पे जो भी आप प्रिंटिंग करेंगे मनी, उसमें आप जो भी पैसे देखते हैं वो लीगल टेंडर के अंतर्गत होता है। लीगल टेंडर में क्या होता है, आपको वहां का जो राज्यपाल, जो गवर्नर ऑफ आरबीआई रहेगा, वो आपको अदा करेगा उतनी वैल्यू की चीजें। लेकिन अगर जो आप ऐसे ही लेके चले जाते तो आपको कोई अदा नहीं करेगा। अभी आप पीस ऑफ पेपर पे 100 रुपए लिख के लेके जाओगे तो आपको वैल्यू नहीं करेंगे। तो जो चीज हम लोग समझ रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डॉलर को हम लोग हटा सकते हैं। तो वही सबसे पहला चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऐतिहासिक समय से करते आ रहे हैं, बार्टर सिस्टम। अब जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, अमीरात हो गया, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, खाद्य की कृषि होती है वहां पे। हमारे यहाँ कृषि मौसम, समझ रहे हो ना, हमारे यहाँ कृषि की कंडीशन बहुत अच्छी है, उनके यहाँ कृषि अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पेट्रोल है ही नहीं, उनके यहाँ पेट्रोल ढेर सारा है। अदला बदली कर लेंगे तो हटाओ। डॉलर जानते हो क्यों इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं, सऊदीया वगैरह भी या फिर अदर कंट्रीज में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी हम ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, हम डॉलर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, डॉलर की मांग को बढ़ा रहे हैं। अगर जो डॉलर की मांग को, अभी रशिया का चालाकी किया, डॉलर की जगह गोल्ड लेते आया और डॉलर की मांग को ही कम कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका रूबल ऊपर चला गया। डॉलर खरीदने के लिए उसको अपने संसाधन को खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला बार्टर सिस्टम हो गया। दूसरी जो प्रक्रिया अपना सकते हो वो क्या, आप जिस भी अर्थव्यवस्था के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे थे, तो उसके साथ कुछ ऐसा समझौता करो कि आप दोनों के बीच में ही कुछ सिस्टम निकल जाए। या तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम है वो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है। अब आप दोनों हमारे बीच में यूपीआई ट्रांसफर कर लो, आप वर्ल्ड से अलग हो जाए, हम अपना ट्रेड एंड कॉमर्स अलग करते हैं। पहले क्या सभ्यताओं में होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया, दोनों के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। वहां थोड़ी ना डॉलर था, लेकिन होता था। तो वही सारी चीजें तो हम लोग भी अपना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉन्ड्स के बेसिस पे, ठीक है, टाइम बॉन्ड मैनर पे, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रोत्साहन।
प्रोत्साहन की बात करते हैं। अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी है, संकुचन, प्रतिसाद, मंदी, ये सारी की सारी आर्थिक समस्या जब भी आएगी तो देश के देशवासियों को तकलीफ होगी। देश के देशवासियों को तकलीफ होगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उस परिस्थिति से अर्थव्यवस्था को बाहर निकाले, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करती है, स्टिमुलस लेकर के आती है, प्रोत्साहन लेके आती है। प्रोत्साहन एक पैकेज होता है जो सरकार के द्वारा लेके आया जाता है, जो कि मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों का क्या मिक्सचर होता है, ठीक है ना। जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या बताया था कि सरकार को यही सजेशन दिया था कि जब भी आप मंदी में पहुंच जाएंगे तो वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना आवश्यक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे आकर के मौद्रिक नीतियों का निर्माण करेगी। मौद्रिक नीतियों के निर्माण करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने केंद्रीय बैंक को सशक्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका केंद्रीय बैंक क्या करेगा, विभिन्न जो दर और अनुपात होंगे उनकी मदद से जो सप्लाई चेन होगा, मनी क्रिएशन होगा, साख सृजन होगा, उन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। ब्याज दर को कम करके कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें इंप्रूव करके उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सारी चीजों को करके क्या करेगा वो मौद्रिक नीतियों के द्वारा प्रोत्साहन को बढ़ावा देगा। प्रोत्साहन बेसिकली क्या है ना, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेगा ना जो कि क्या इन्वेस्टमेंट कल्चर के आधार पे, निवेश कल्चर के। मेक इन इंडिया क्यों कर रहे हैं मोदी जी, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा बाहर आए, इनोवेशन। हमारे देश में क्या है, अब सब के सब जितने युवा पैदा हो रहे हैं सबको सरकारी नौकरी अगर चाहिए होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। चलो मैं सबको कलेक्टर बना दिया, सिर्फ कलेक्टर से देश चल जाएगा। हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, हर एक प्रोफेशन का इक्विवेलेंट मतलब हमारा जरूरत है। आईएएस ऑफिसर से ज्यादा एक टीचर इंपॉर्टेंट है। एक टीचर बचपन में जब उस लेवल की एजुकेशन ही मिलेगा। हाँ सर, वो ब्याज 10 कम करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। हाँ, नहीं, ब्याज दर अगर जो आप कम करेंगे, जैसे ही जब भी इंटरेस्ट रेट आप कम करते हो तो क्या लोन लेने की मात्रा अधिक होगी, तो तरलता किसके पास से कम हो रही है, बैंक के पास से कम हो रही है। हाँ, तो मौद्रिक नीतियां किसके लिए होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरीके के रेट्स और अनुपात लगाती है, बैंक के लिए और जनता के लिए। जो जनता के लिए जो रेगुलेशन लगाती है ना, वो एक तरह से कंट्रोल करती है बैंक को ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी मौद्रिक नीतियों का निर्माण करती है, मतलब जितना भी ये तरलता को बढ़ाना कम करना है, वो कहां पे करना है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो तरलता को प्रदान कर रहा है। राजकोषीय नीतियां पर्टिकुलरली किस पे इफेक्ट करती हैं, जनता पे, क्योंकि वो सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। मौद्रिक नीतियों का निर्माण किया जाएगा बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, और इसको जनता के पास जैसे ही टैक्स का रिडक्शन होगा, टैक्स कम होगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे। 10,000 में से पहले 1,000 टैक्स देते रहते हैं, अब 100 रुपए देना पड़ रहा है, 900 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे आपके पास, वो अपने लिए निवेश करोगे। तो ये सारी चीजें हैं। सरकारी खर्च को बढ़ाना, सरकार जब भी खर्च को अपने बढ़ाती है तो वो पैसे किसके ऊपर खर्च करेगी, जनता के ऊपर। सपोज दैट यहाँ से लेके आजमगढ़ तक रोड बनाएंगे तो उसमें वो वर्कफोर्स लगेगा, लेबर लगेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगी, फिर किसी ना किसी को टेंडर मिलेगा, टेंडर मिलेगी, प्राइवेट संस्था संपन्न होगी, एक प्राइवेट संस्था संपन्न होगी, वो भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, बिल्डिंग मटेरियल बिकेगा, बहुत सारी चीजें। मतलब कि सरकार जब भी किसी प्रोजेक्ट पे निवेश करती है तो बहुआयामी तरीके से निवेश करती है। उसमें पर्टिकुलरली बहुत सारा एरिया आ जाता है जिसमें बहुत सारे वर्ग के लोगों को क्या रोजगार प्रदान होता है, ठीक है ना, सरकारी खर्च के बढ़ने से। निवेश के लिए सब्सिडी, वही मैं बता, मेक इन इंडिया क्या निवेश वाले कल्चर को बढ़ाइए कि जो भी कंपनीज आ रही हैं उनके ऊपर से गवर्नमेंट टैरिफ्स एंड ड्यूटीज को हम कम करेंगे ताकि उनको क्या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। अब जो जितना ज्यादा फायदा, किसी के लिए भी सबसे बड़ा मोटिवेशन इस समय क्या है, पैसा। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। आईएएस भी बनना है ना, तो वो भी क्यों है, पैसे के लिए। समझ रहे हो आप ना, हमें एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें हैंडसम सैलरी हो, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके की मनी इस समय पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पैसा, क्योंकि स्टेटस की वो दिखावा, बहुत सारी चीजें मनी के ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ लिविंग मनी के ऊपर डिपेंड करती है, एजुकेशन मनी के, कुछ भी फ्री में नहीं है। फ्री में सिर्फ नेता वोट मांगते हैं, ठीक है ना। फ्री में आपको आरक्षण दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे, फ्री वाली चीजें आपको हमेशा आलसी बनाएंगी।
कभी भी आपके अंदर ग्रोथ नहीं करेंगे। जितना ज्यादा चैलेंज उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा, जितना कम चैलेंज जितना अपने आप को कंफर्ट में रखोगे उतना ज्यादा दिक्कत होगा। तो मंदी के दौर में बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहता है, तो इसमें जितना बेहतर मौद्रिक नीतियों का निर्माण करके आती है अर्थव्यवस्था उतना ज्यादा रिकवर होती है। हमारे इंडिया में कोविड-19 सारे के अभी क्या डेवलपमेंट रिपोर्ट निकला था, उसके अंतर्गत आपने क्या देखा था, मैक्सिमम जितनी भी अच्छी अच्छी कंट्री थी उनका ग्रोथ रेट निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव। लेकिन एक इंडिया पर्टिकुलरली ऐसी कंट्री है जो अभी भी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, वो हमारी नीतियों के ही कारण हो रहा है, ठीक है ना, राजकोषीय नीतियों और मौद्रिक नीतियों के कारण ही हो रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है। नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा इस चैप्टर्स के। इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल के बस नोट्स बच गए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फॉरेन सेक्टर शुरू करूंगा, ठीक है।